हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। देखिए, क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसमें हमने ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सभी देखा था। और उसके अंदर में हमने ये देखा था कि जब भी डेडलॉक हो जाता है, इसका मतलब ये कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी मुद्दे को लेके, मतलब जो बिल है उसके किसी प्रोविजन से रिलेटेड अगर डिसएग्रीमेंट बनता है तो डेडलॉक की सिचुएशन आती है। तो ये जो हो जाता है, तो इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, जॉइंट सीटिंग को समन करता है। जॉइंट सीटिंग किसकी होती है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के इनकी एक जॉइंट सीटिंग बनती है। तो ये जो जॉइंट सीटिंग है ये किस लिए लाया जाता है? टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो डिसएग्रीमेंट बना है उसको सॉल्व करने के लिए ये जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन रखा गया। और इसको समन कौन करता है? प्रेसिडेंट समन करता है। तो तीन सिचुएशन है जहां पे इस टाइप की डेडलॉक वाली सिचुएशन ऑकर होती है। पहली सिचुएशन ये है कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस, दैट इज कोई भी हाउस हो सकता है, लोकसभा के केस, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद जब ये सेकंड हाउस में जाता है, तो अगर ये सेकंड हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देता है तो इस केस में क्या होता है? डेडलॉक की सिचुएशन आती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पता है कि जो जॉइंट सीटिंग है ये कौन से बिल के केस में होता है। ये एक तो ऑर्डिनरी बिल हो गया, उसके बाद फाइनेंस बिल हो गया, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दो बिल के केस में जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दो बिल के केस में जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में। और जो फाइनेंशियल बिल है 1 और 2, तो इन दो, मतलब फाइनेंशियल बिल में दो है, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 और ऑर्डिनरी बिल, इन तीन बिल के केस में ही जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन रखा गया है। तो इन तीनों में से अगर कोई बिल है जो सेकंड हाउस में गया है और वहाँ पे ये बिल को रिजेक्ट किया गया है, इस केस में जो है डेडलॉक की सिचुएशन आती है। और इस केस में फिर जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सीटिंग को बुलाता है। फिर और क्या सिचुएशन हो सकती है? ये तो पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस ने बिल को पास किया और दूसरे हाउस के पास वो बिल गया, और उस जो सेकंड हाउस है उसने कुछ अमेंडमेंट को रिकमेंड किया। अब अमेंडमेंट को रिकमेंड किया, उसके बाद फिर ये फर्स्ट हाउस में आएगा। तो फर्स्ट हाउस में आने के बाद फर्स्ट हाउस अगर डिसएग्री हो जाता है, जो भी फर्स्ट हाउस ने अमेंडमेंट को प्रपोज किया है, रिकमेंड किया है, उस अमेंडमेंट के ऊपर में इनका डिसएग्रीमेंट बन जाता है फर्स्ट हाउस का, तो इस केस में भी क्या होता है? डेडलॉक की सिचुएशन आती है। तो प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग को समन करता है, बुलाता है। या थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए बिल जो है उसके ऊपर में जो सेकंड हाउस है, फर्स्ट हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जब चला जाता है, तो उसके ऊपर में 6 मंथ तक कोई भी उसके ऊपर में एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो ये देखिए यहाँ पे क्या है, रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय द सेकंड हाउस। जब सेकंड हाउस उस बिल को रिसिप्ट कर देता है, उसके बाद अगर उस 6 मंथ हो जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेता है, तो इस केस में भी डेडलॉक की सिचुएशन आती है और जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 मंथ काउंट किस तरह से करेंगे। तो 6 मंथ इस तरह से काउंट करेंगे। देखिए, हमें पता है कि एडजॉर्न और प्रोरोग, ये दो सिचुएशन है जहाँ पे जो सदन है या सेशन बोल सकते हैं हम मेनली, वो क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, या सस्पेंड हो जाता है। तो जब एडजॉर्न या प्रोरोग हो जाता है, अगर 4 दिन कंटिन्यूस एडजॉर्न या प्रोरोग होता है सेकंड हाउस, तो फिर उसके बाद जितने टाइम तक वो एडजॉर्न रहता है या प्रोरोग रहता है वो टाइम नहीं गिना जाएगा इसमें। रिसिप्ट के रिसिप्ट हो गया, उसके बाद ऐसे बीच में ऐसे समय आ जाता है कि 4 दिन कंटिन्यूस अगर एडजॉर्न या प्रोरोग रहता है, तो ये जो 6 मंथ है, ये 6 मंथ में वो जो टाइम पीरियड रहेगा वो नहीं गिना जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब देखिए, ये जो अप्लीकेबल है, मैंने बताया ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल के केस में ही जॉइंट सीटिंग अप्लीकेबल है। और किस केस में अप्लीकेबल नहीं है? मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सीटिंग अप्लीकेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए अगर जब जो बिल है, बिल लैप्स हो चुका है ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया, या लोकसभा ने बिल पास कर दिया राज्यसभा को, और इस केस में क्या हो गया, लोकसभा ने जो बिल पास कर दिया राज्यसभा में, तो बिल पास करने के बाद अगर लोकसभा जो है ये डिसॉल्व हो जाता है,
तो डिजॉल्व किसी भी कारण से हो सकता है, या 5 साल उनका टेन्योर खत्म हुआ हो, या प्रेसिडेंट ने इसको डिजॉल्व किया हो। तो किसी भी दोनों में से कोई भी सिचुएशन में अगर डिजॉल्व हो जाता है लोकसभा या दूसरा हाउस तो डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन लोकसभा मान लीजिए डिजॉल्व हो गया, तो इस केस में क्या होता है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाया जाता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब जब बिल लैप्स हो जाता है, अब बिल लैप्स किस किस सिचुएशन में होता है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो जब बिल लैप्स हो जाता है, लैप्स होता है लोकसभा के डिजोल्यूशन के केस में, तो इस केस में ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती है। अगर मान लीजिए लोकसभा से बिल राज्यसभा में चला गया, और जब लोकसभा से बिल राज्यसभा में चला गया उसके बाद क्या हो गया, राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया और ये बाद में जाके प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब प्रेसिडेंट के पास चला गया दोनों के एग्रीमेंट से, ठीक है, दोनों के एग्रीमेंट से। सॉरी, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के केस, इसमें क्या होगा कि लोकसभा से बिल राज्यसभा में चला गया। अब राज्यसभा में चला गया बिल, फिर उसके बाद क्या होता है, ये ज्वाइंट सीटिंग के लिए राष्ट्रपति ने क्या किया है, उसका नोटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग के लिए राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन दे दिया है, और उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इस केस में बिल जो है लैप्स नहीं होता है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए लोकसभा से बिल राज्यसभा में चला गया, अब लोकसभा से राज्यसभा में चला गया, अब यहाँ पे डिसएग्रीमेंट बना है दोनों के केस में, मतलब इस यहाँ पे ये जो बिल है, बिल के केस में डिसएग्रीमेंट बना है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का नोटिफिकेशन दे दिया है। अब ज्वाइंट सीटिंग का नोटिफिकेशन दिया है और इन बिटवीन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इस केस में जो बिल है वो लैप्स नहीं होता है। तो ये ध्यान देने वाली एक बात है। अब देखिए, जब ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है तो इसके ऊपर प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर प्रिसाइड करता है। अगर स्पीकर अब्सेंट है तो उस केस में डिप्टी स्पीकर इसको प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सीटिंग को। अगर मान लिए डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंस है तो इस केस में डिप्टी चेयरमैन, जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो इसको प्रिसाइड करेगा। और मान लीजिए अगर डिप्टी चेयरपर्सन भी अब्सेंट है तो इस केस में फिर क्या करेंगे, जो ज्वाइंट सीटिंग के जो मेंबर रहेंगे वही डिसाइड करेंगे, वही सिलेक्ट करेंगे कि कौन प्रिसाइड करेगा। ये हो गया प्रिसाइड कौन करेगा ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर में। अब कॉरम, मिनिमम कॉरम कितना होना चाहिए, कितने लोग प्रेजेंट होना चाहिए इस ज्वाइंट सीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। देखिए 1/10 होना चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द, मतलब जो भी टोटल मेंबर है दोनों हाउस के। अब टोटल बात हो रही है तो 245, और यहाँ पे कितना है टोटल, 552 है, तो ये है टोटल। वैसे एट प्रेजेंट कितना है, 543 है लोकसभा में, और ये राज्यसभा की केस हो गई। तो ये जो टोटल है, ये टोटल का 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए कॉरम को फुलफिल करने के लिए। अब इसको मेनली किस टाइप के प्रोसेस से, मतलब कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है, इसको गवर्न किस तरह से किया जाएगा, जो लोकसभा की जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जाएगा ज्वाइंट सीटिंग को चलाने के लिए। तो ज्वाइंट सीटिंग के लिए जो गवर्न प्रोसीजर है वो लोकसभा की होती है। अब देखिए, मान लीजिए जब ये बिल मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है यहाँ पे, तो फिर उस बिल को पास माना जाता है। मेजोरिटी देखी जाती है यहाँ पे इस ज्वाइंट सीटिंग में, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी देखी जाती है जब भी बिल पास होता है ज्वाइंट सीटिंग से। अब नो अमेंडमेंट, यहाँ पे जब ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है तो कोई भी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट यहाँ पे एक क्लू है, ये है कि अगर 2 केसेस में ही बस वो अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब 2 केसेस कौन सी हो सकती है, पहली चीज़ तो ये है कि जिस चीज़ के लिए ये मेनली डेडलॉक ऑकर हुआ है, ठीक है, जो कॉज है फाइनल डिसएग्रीमेंट का, उसको ऐड किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अमेंडमेंट जो है, ठीक है, जिसके वजह से मेनली जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से डिले हो सकता है उस बिल को पास होने के लिए, तब इस केस में ये जो दोनों एक्सेप्शन है, दोनों केस है, यही दोनों केस को इस ज्वाइंट सीटिंग जो बुलाई गई है उस बिल को पास करने के लिए, उस बिल में ये दोनों अमेंडमेंट को ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इस ज्वाइंट सीटिंग के अंदर में। तो कौन से दो केसेस है, पहला ये कि जिस चीज़ के लिए मेनली ये डिसएग्रीमेंट बना है, तो जो फाइनल डिसएग्रीमेंट कॉज है उसी को मेनली एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई अमेंडमेंट है
जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसके वजह से डिले हो सकता है उस बिल को पास होने के लिए। तो ऐसे अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, बाकी कोई भी अमेंडमेंट को जॉइंट सीटिंग के अंदर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो जॉइंट सीटिंग है सिंस 1950 कितनी बार ये इन्वोक किया गया है? 3 बार, 3 बार जॉइंट सीटिंग हुई है। पहला जब डाउरी प्रोहिबिशन बिल आया था 1960 में, तब उसके बाद बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, इसके समय जॉइंट सीटिंग हुई थी, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, ये 3 बिल के केस में जॉइंट सीटिंग को बुलाया गया था। तो ये है मेनली जॉइंट सीटिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बजट, बजट इन द पार्लियामेंट, किस तरह से बजट पास होता है, ये बजट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।